हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 7th के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चैप्टर 5 मिठाई वाला नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है कहानी से। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो आपने पाठ में पढ़ा है, उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। बच्चे एक चीज़ से ऊब न जाएं, इसलिए मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बेचता था। बच्चों में उत्सुकता बनाए रखने के लिए वह महीनों बाद आता था। साथ ही चीज़ें न मिलने से बच्चे रोएं, ऐसा मिठाई वाला नहीं चाहता था। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। निम्नलिखित कारणों से बच्चे तथा बड़े मिठाई वाले की ओर खींचे चले आते थे। पहला है, मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था। दूसरा है, वह कम लाभ में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। तीसरा है, उसके हृदय में बच्चों के लिए स्नेह था, वह कभी गुस्सा नहीं करता था। चौथा है, हर बार नई चीज़ें लाता था। अगला प्रश्न है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते थे या क्या तर्क पेश करते हैं? तो उत्तर इस प्रकार है। एक ग्राहक के रूप में विजय बाबू अपना तर्क पेश करते हुए कहते हैं कि तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सबको एक ही भाव से सामान बेचते हो, ग्राहक को अधिक दाम बताकर उल्टा ग्राहक पर ही एहसान का बोझ लाद देते हो। एक विक्रेता के रूप में मुरली वाला अपना तर्क पेश करता हुआ कहता है, आपको चीज़ों की असली लागत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए दुकानदार चाहे हानि उठाकर ही चीज़ें क्यों न बेचें, पर ग्राहक को हमेशा यही लगता है कि हम उन्हें लूट रहे हैं। ग्राहक को दुकानदार पर विश्वास नहीं होता है। मुरली वाला कहता है कि असली दाम 2 पैसा ही है, मैंने पूरे 1000 मूलियाँ बनवाई थी, इसलिए मैं 2 पैसे में बेच रहा हूँ। अन्य दुकानदार होता तो वो अधिक दाम लगाकर बेचता। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर में आप बता सकते हैं कि खिलौने वाले के आने पर बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते थे। बच्चों का झुंड खिलौने वाले को चारों तरफ से घेर लेता था। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते थे। खिलौने पाकर बच्चे खुशी से उछलने कूदने लगते थे। इस प्रकार खिलौने वाले को देखने पर बच्चों की प्रतिक्रिया होती थी। अगला प्रश्न है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? अब जो मुरली वाला था वो बहुत दिनों बाद आया था मुरली बेचने के लिए, पहले वो खिलौना बेचता था, इसका स्मरण हो आया रोहिणी को। मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह ही गा गा कर खिलौने बेच रहा था। रोहिणी को खिलौने वाले का स्वर जाना पहचाना लगा, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर इस प्रकार है, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। इस तरह के जीवन में उसे अपने बच्चों की झलक मिल जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके बच्चे इन्हीं में कहीं हंस खेल रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उनकी याद में घुल घुल कर मर जाता, क्योंकि उसके बच्चे अब जिंदा नहीं थे। इसी कारण उसने इस व्यवसाय को अपनाया। अगला प्रश्न है, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा।
कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर इस प्रकार है। कहानी के अंत में रोहिणी द्वारा मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना कर दिया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? चिक का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का बांस से बना हुआ पर्दा होता है। बांस की पत्तियां छीलकर, बांस को छीलकर पतला पतला पत्ती तैयार करके उसे पर्दा बनाया जाता है, या उसे टट्टा भी कहते हैं। उसे चिक कहा जाता है। उत्तर इस प्रकार है, आज भी कुछ औरतें चिक के पीछे से बात करती है, जैसे ग्रामीण महिलाएं तथा कुछ मुस्लिम परिवारों की महिलाएं भी ऐसा करती है, क्योंकि उनमें पर्दा प्रथा का प्रचलन आज भी है। आज के समाज में पर्दा प्रथा सही नहीं है। इसका प्रचलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि इससे महिलाओं का संकोच पता चलता है, जो उनकी प्रगति में बाधक है। कहानी से आगे का प्रश्न है, पहला, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। आप मिठाई वाले के परिवार के बारे में कहानी में पढ़ चुके हैं, तो इसके आधार पर आपको एक और कहानी बनाना है। इस प्रकार से आप नई कहानी भी बना सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मिठाई वाला एक प्रतिष्ठित तथा सुखी संपन्न व्यापारी था। दुर्घटनावश किसी दिन उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी और बच्चों के न होने के कारण व्यापारी को अपना अस्तित्व और अपनी संपत्ति व्यर्थ लग रही थी। अतः इसी कारण मिठाई वाले ने अपने दुख को भुलाने के लिए दूसरे बच्चों की खुशी में अपनी खुशी को ढूंढने की चेष्टा की। इसमें उसे काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। इस प्रकार से आप और एक कहानी बना सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। तो यहाँ आप उत्तर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, हाट, मेले, शादी में निम्नलिखित चीज़ें हमारा ध्यान आकर्षित करती है, जैसे मिठाइयाँ, खिलौने, झूले, चाट, पकौड़े आदि। मिठाइयाँ हलवाई द्वारा बनाए जाते हैं, खिलौने कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं तथा झूले एक से अधिक श्रमिक मिलकर बनाते हैं। उनके चेहरे में परिश्रम और उनकी व्यस्तता स्पष्ट झलकती है। अगला प्रश्न है, इस कहानी में मिठाई वाला दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करता है। इस मिजाज की और कहानियाँ और कविताएं ढूंढिए और पढ़िए। आप ढूंढकर उत्तर में लिख भी सकते हैं ऐसी कहानी या ऐसी कविता जो दूसरों को प्यार और खुशी देकर अपना दुख कम करने का उपाय बताता है। इस तरह की कविता और कहानियाँ आप जो है ढूंढकर यहाँ पर लिख सकते हैं, बता सकते हैं। आगे अनुमान और कल्पना से प्रश्न है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं विचार कर लिखेंगे कि आप अपने गली में आने वाले फेरी वाले के बारे में क्या जानते हैं, उससे बातचीत करने से आपको क्या पता चला, उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक स्टोरी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। हमारी गली में मौसम के अनुसार कई फेरी वाले आते हैं। ऐसे ही सर्दियों में एक बार एक कश्मीरी साले बेचने के लिए आया था। माँ ने उसे बिठाया और साले देखने लगी। मेरे मन में चाह हुई कि यह इतनी दूर से साले बेचने क्यों आया है। मैंने उससे पूछ ही लिया कि भैया तुम्हारी कोई दुकान नहीं है। वह बेचारा चुप हो गया और मुस्कुराने लगा, लेकिन मैंने जिज्ञासावश दोबारा पूछने की कोशिश की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगा
कि मेरा बहुत बड़ा शोरूम था, कई नौकर चाकर थे, लेकिन आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया कि हमारे बाज़ार में बम विस्फोट हो गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई। सामान व दुकान जलकर खाक हो गई। पेट पालना भी कठिन हो गया। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे, पत्नी व माता पिता है। उनकी परवरिश करने का साधन न रहा, इसलिए जगह जगह जाकर कश्मीरी शॉलें बेचता हूँ। इस प्रकार से आप भी कोई नई स्टोरी यहाँ पर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके माता पिता के ज़माने से लेकर अब तक फेरी की आवाज़ों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछकर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि क्या अंतर आया है पिछले ज़माने से लेकर अब तक के ज़माने में जो फेरी वाले आते हैं उनकी आवाज़ों में कैसा परिवर्तन आया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जब माता पिता का ज़माना था तो हर चीज़ फेरी वाले बेचने के लिए लाया करते थे। फेरी वालों की आवाज़ें मन भावन और कोई न कोई विशेषता लिए होती थी। जैसे कपड़े वाला आएगा तो डमडम या भोंपू बजाता, खिलौने वाला ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाता, खाने की चीज़ों जैसे टिक्की वाला अपने तवे पर ही भारी चीज़ से टन टन करता, ठंडे शरबत वाला लंबी लंबी तान में आवाज़ें निकालता, झूले वाला घुंघरू बजाता था। लेकिन आज पहली बात तो यह है कि अधिक फेरी वाले आते ही नहीं, क्योंकि लोग मुहर लगी चीज़ें अधिक पसंद करते हैं, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करते हैं। दूसरा, आते भी हैं तो अपने सामान से संबंधित आवाज़ें तो अवश्य लगाते हैं, लेकिन उनमें विशेष आकर्षण कम हो गया है। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। तो यहाँ बता सकते हैं यह सही है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं, क्योंकि लोगों की रुचि फेरी वालों से सामान खरीदने में कम होती जा रही है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात से मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि क वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? ख ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? अब आपको बताना है कि मिठाई वाला में वाला से पहले मिठाई शब्द है, ये क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्या है, उसे आपको बताना है। इसी तरह बोलने वाली गुड़िया में आपको बताना है कि विशेषण बताया गया है कि सर्वनाम है, क्या है, उसको आपको छांट के सोचकर बताना है। जैसे यहाँ उत्तर में लिखा गया है, क वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा और विशेषण के हैं। ख है, मिठाई वाला में मिठाई शब्द संज्ञा का है और वाला शब्द प्रकट करता है मिठाई बेचने वाला। बोलने वाली गुड़िया में बोलने वाली विशेषण शब्द है, जबकि गुड़िया शब्द संज्ञा है, जो प्रकट करता है वह गुड़िया जो बोलती है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि मिठाई क्या है? संज्ञा है, गुड़िया भी संज्ञा है। गुड़िया की विशेषता है कि वो बोलने वाली है, और यहाँ पर मिठाई वाले का अर्थ हो रहा है मिठाई बेचने वाला। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 1 ठो लड़का, 4 ठे आलू, 3 ठे बदली। इस तरह से ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। आप अपने कक्षा में अन्य बच्चों की भाषा बोली के बारे में पता करके जान सकते हैं कि किसकी भाषा में इस तरह की बातें होती है, और उसे आप लिख सकते हैं उत्तर में। उपयुक्त वाक्यों में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान देने पर पता चलता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है। जैसे भोजपुरी में 2 ठो आम, 4 ठो समोसा, 1 ठो लड़का, 4 नग टोपी, इस तरह से प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मूली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। यहाँ पर जो वाक्य लिखा गया है उसे आप इस तरह से बता सकते हैं कि वे भी जान पड़ता है कि वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं, अर्थात बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं।
क्यों भाई, किस तरह देते हैं मूली? यहाँ पर पूछा गया है कि आप मूली कितने रुपए में दे रहे हैं। दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। तो यहाँ पर कहा गया है कि दादी से कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेना है तो मिठाई वाले को बुलाकर कमरे में बैठाओ। तो इस तरह से आप वाक्य अपनी भाषा में लिखकर बता सकते हैं। आगे का प्रश्न है कुछ करने को। पहला, फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? यह जानने के लिए 3-3 के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करेंगे। यहाँ पर आपको प्रयोग करने कहा गया है कि छात्र छात्राएं अलग अलग समूह में बंटकर अलग अलग व्यवसाय करने वाले फेरी वालों से बात करेंगे और क्या उत्तर आया आपके प्रश्नों का उसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, फेरी वाले बेचारे सुबह से शाम तक गलियों के चक्कर लगाते होंगे। उनका घर परिवार या तो उनसे अलग किसी गांव या दूसरे शहर में होगा या किसी छोटी कॉलोनी में होगा। उनकी ज़िंदगी में अनेक समस्याएं आती होंगी, जैसे पूरा सामान ना बिकना, बारिश हो जाने पर फेरी पर न जा पाना, अधिक गर्मी में लोगों को घर से बाहर ही ना निकलना, पैसे मिल जाएं इसलिए कम दामों पर सामान बेचना। इस प्रकार की और भी कई समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता होगा। प्रश्नानुसार आज अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से उनकी समस्याएं व जीवन के बारे में बातें करें। तो ये कार्य आपको करना है। दूसरा है, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। तो इस कहानी को पढ़कर आपको क्या अनुभव हुआ इसे आप लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है, कहानी मिठाई वाला पढ़कर इस बात की अनुभूति होती है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम होता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी एक हादसे में मर चुके थे। वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान ला कर बेचता तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उसे संतोष, धैर्य और सुख का अनुभव होता। वह उन्हीं में ही अपने बच्चों की झलक देखने लगता। तो मिठाई वाला जो है दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखकर प्रसन्न होता था, इसलिए वह सामान बेचने के लिए बच्चों के पास आता था। तीसरा है, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। आपको इमेजिन करना है कि मिठाई वाला दिखता कैसा है, तो उसका चित्र यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से यहाँ बनाकर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मिठाई वाला मीठा स्वर में बोलता था, लंबा दुबले पतले शरीर वाला, भूरी भूरी आंखें उसकी, सिर पर टोकरी, पैरों में चप्पल, पजामा कुर्ता पहने हुए, कंधे पर गमछा लिए चलता होगा। वह सिर पर पगड़ी बांधता होगा। उसके कंधों पर फेरी का सामान होता होगा जिसमें खट्टी मीठी स्वादिष्ट सुगंधित गोलियां होंगी। जब वह मीठी स्वर में आवाज़ लगाते हुए गली में आता होगा तो बच्चे दौड़कर उसे घेर लेते होंगे। इस प्रकार आप अपनी कल्पना के माध्यम से उत्तर लिखेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर आप समझ गए होंगे। इस पाठ में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में भी कहा गया है और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को समझाने के लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाया है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को समझ सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।